एक और बुक रिव्यू 2023 की सेकेंड बुक फिनिश्ड। और पहली बार मुझे किसी बुक के रिव्यू करने के लिए नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ने में है तो पतली सी, लेकिन इसको पूरा याद रख पाने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। और चूंकि कहानी के रूप में नहीं है पूरी किताब, तो मुझे एक के बाद एक क्या क्या बोलना है उसके लिए पॉइंट्स याद करने पड़े हैं कि हर चैप्टर से क्या इम्पॉर्टेंट है, जो कि एटलीस्ट मुझे याद रहे तो मैं उसके बारे में बोल सकूं। नॉम चॉम्स्की, हु रूल्स द वर्ल्ड। बुक पे सीधे आते हैं, क्योंकि मैंने बुक का इंट्रो पहले ही दे दिया था, और अगर कोई उस इंट्रो को देखना चाहे तो उसमें उसे पता चल जाएगा कि कुछ हद तक क्या है बुक ये। तो एक शब्द में बताएं तो ये एक खरी खरी आलोचना है 1945 से लेकर अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के द्वारा लिए गए सभी निर्णय जो भी उन्होंने लिए उनकी आलोचना है। उनमें जितना जितना गलत हुआ है वो निर्णय लेने के बाद, उसको इस किताब में एक एक करके उछाल के दिखाया गया है, प्रमाणों के साथ दिखाया गया है कि देखिए प्रेसिडेंट ने ये डिसीजन लिया, ये तब बोला, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे ऐसे किया, और फाइनली उससे रिज़ल्ट क्या निकला। अब मैं पॉइंट वाइज बात करूंगा, क्योंकि इसको धीरे धीरे ही बता सकते हैं। जैसे कि CIA, द सो कॉल्ड दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी जो है CIA, वो उसने सिवाय दूसरे देशों में तख्ता पलट करवाने के और दूसरे देशों में गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू करने के, दूसरे देशों में टेररिस्ट बनाने के, और कुछ नहीं किया है अभी तक। और किस नाम पे कि US का एडमिनिस्ट्रेशन और US के इंटरेस्ट सिक्योर रहें, चाहे जहाँ भी जाएं। उनकी माइंडेड US की डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया से कहीं से कोई खतरा नहीं, किसी देश में इतनी ताकत नहीं है कि वो US की डेमोक्रेसी को कैसे भी थोड़ा भी, मतलब मैं कहूँगा, हिला सके। ये सब उनके वेस्टेड इंटरेस्ट, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो उनका अंदर का जो तंत्र है उसे बचाने के लिए CIA ने जो पूरे कुकर्म किए हैं, वो इस किताब में नॉम चॉम्स्की ने बताए हैं। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, जिसे लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, ये अभी तक का सबसे बड़ा भुक्तभोगी जगह है, जहाँ पे US ने सबसे ज़्यादा उत्पाद फैलाया है। जो भी US का मानना ये है, एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ के, कि अगर मैं अपने पिछवाड़े को ही नहीं संभाल सकता, मेरे आस पड़ोसी, मेरे गार्डन में ही मेरे हिसाब के फूल नहीं उगे हुए हैं, तो फिर मैं कैसे दुनिया पे वर्ल्ड सुपर पावर बनने की सोच रहा हूँ। कुछ इस तरीके की सोच रखते हैं ये लोग। तो जहाँ भी, जिस भी लैटिन अमेरिका देश में इनके मुताबिक सरकार नहीं आती है, वहाँ पे ये 5 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर रेवोल्यूशन ले आते हैं। उन देशों में अचानक से गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाएंगे, वो ओवरथ्रो करने लग जाएंगे और बहुत ब्लड शेड होने लगेगा। एक बात और इसमें ध्यान देने वाली, आप देखोगे कि जो साउथ अमेरिका है वो कभी आपस में नहीं लड़ता है। और ये मेरा अपना रीजनिंग है, ये किसी राइटर ने नहीं लिखी, बट वो खुद नहीं लड़ते हैं। वही एक इकलौता कॉन्टिनेंट होगा जो एक दूसरे से नहीं लड़ता है, वो सिर्फ अपनी ही सरकारों से लड़ते हैं। वहाँ पे आर्मीज़ अपने देश के लोगों को मारने काटने के लिए रखी जाती है। मैक्सिको हो, कोलंबिया हो, वेनेजुएला हो, अर्जेंटीना हो, इनमें आर्मी का एक काम, मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स को मारना, कोलंबिया में ड्रग कार्टेल्स को। ड्रग कार्टेल्स कौन? उन्हीं के यहाँ के लोग, उन्हीं के यहाँ के किसान। तो CIA और US एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गंद फैलाई है साउथ अमेरिका में, उसकी तो कहना ही क्या है, मतलब। और ये तब से, ये तो अफगानिस्तान और इराक तो बहुत बाद में आए, ये बहुत पहले से कर रहे हैं। टॉर्चर टैक्टिक्स, दुनिया को हॉलीवुड मूवीज़ में ये दिखाया गया है, और रैम्बो की मूवीज़ में, कि अफ़गानिस्तान में देखिए रशियन सोल्जर्स किस तरीके का टॉर्चर करते हैं। जितना घिनौना टॉर्चर CIA और US एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक लगाया है, रिसर्च कर के टॉर्चर टेक्निक्स डेवलप करी हैं, पुराने रिसर्च, नाजी जर्मनी की टॉर्चर टेक्निक्स को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और उन टॉर्चर टेक्निक्स के ज़रिए जो दूसरे इन्होंने दुनिया भर में टेररिस्ट खड़े किए, उनकी कोई गिनती नहीं है। उसामा बिन लादेन से लेकर जितने भी हैं वो सब इन्हीं के बनाए हुए हैं। अच्छा, चूंकि मैं तो 1980s में पैदा हुआ हूँ, तो उससे पहले जो बड़े बड़े टेररिस्ट US ने डेजिग्नेट किए थे कभी, उनकी तो गिनती नहीं हुई है। वो तो US अपने आप ही भूल जाता है, वो बात आई गई हो जाती है। तीसरी, छठा पॉइंट जो है, मैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एक बहुत बड़ा पॉइंट जो इन्होंने नोम चॉम्स्की ने मेंशन किया था, जिसमें नोम चॉम्स्की ने पूरी तौर पे ब्लेम यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन और जॉन F. कैनेडी
जो प्रेसिडेंट थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डाला है। और उन्होंने कहा है कि इसको हाथ से बाहर जाने दिया हमारे जॉन एफ कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने। ये इतनी बात नहीं बढ़ती अगर ये पहले सिमिलर काइंड ऑफ मिसाइल, सिमिलर काइंड ऑफ थ्रेट्स टर्की में न रखते, जो कि यूएसएसआर को डायरेक्ट थ्रेटन कर रहे थे। और जब वो यूएसएसआर ने यहाँ पे क्यूबा में अपनी एक बढ़ा ली तो ये लोग क्यूबा के पीछे पड़ गए। और उसके बाद तो इन्होंने क्यूबा की जो गत बनाई है, उन्होंने ग्वाटेमाला, आधा क्यूबा अभी भी इन्होंने कब्जिया रखा है, वो सब ज़बरदस्ती, कोई उसमें क्यूबा ने इनको हैंड ओवर नहीं करी थी ज़मीन। वो आज भी उनके गुआंटानामो बे जो प्रिजन थी वो क्यूबा की, वो इन्होंने हथिया के बना रखी है। यहाँ पे चूँकि यूएसएसआर की बात हुई है और क्यूबा की बात हुई है, तो एक बात बतानी ज़रूरी है कि जो ये करते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन वाले कि भाई रशिया अगर क्यूबा का दोस्त है तो ये गलत बात है, लेकिन वो अगर यूक्रेन के दोस्त हैं तो ये सही बात है। मतलब ये कहने का कि यूक्रेन अगर कहे कि मेरे यहाँ हथियार रख दो आके अपने, मेरे यहाँ मिसाइल रख दो आके अपने, तो वो सही है। लेकिन अगर यूक्रेन क्यूबा कह दे रशिया से कि यार देखो मुझे ख़तरा है यूएस से, तुम मेरी सुरक्षा करो, मैं अपनी मिसाइल्स यहाँ रखो, तो वो समझ लो क्यूबा दुनिया का सबसे बड़ा जो है टेररिस्ट नेशन बन गया। और वहाँ पे तो अब डेमोक्रेसी आनी बहुत ज़रूरी हो गई है। ये इन्होंने हर जगह किया है। मिडिल ईस्ट में इन्होंने यही किया, सऊदी अरेबिया को ईरान से लड़वाया। माइंड इट, ईरान जो आज इनका दुश्मन है ये कभी नहीं था। एक ज़माने में वहाँ पे डेमोक्रेसी थी और चूँकि कम्युनिस्ट लीनिंग सरकार थी तो इन्होंने वहाँ पे एक शाह को बैठा दिया जाके। शाह जो थे वो वहाँ के राजा बन गए और करप्ट गवर्नमेंट उन्होंने चलाई। वहीं के लोगों ने शाह की गवर्नमेंट गिरा भी दी। तब से ये ईरान इनका कट्टर दुश्मन हो गया। बुक में मैं एक बात और मानूंगा कि जो नोम चॉम्स्की हैं, या मुझे लगता है यूएस का खुद का भी ये है कि इज़राइल पैलेस्टाइन, जो कि मुझे नहीं लगता 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा चौड़ाई में या इधर कोई बड़ा एरिया होगा कॉन्फ्लिक्ट का, लेकिन आधी से ज़्यादा किताब इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया में और कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुए, कभी कहीं लड़ाई ही नहीं लड़ी। तो आधी से ज़्यादा किताब इज़राइल पैलेस्टाइन और यूएस की दोस्ती, इज़राइल से क्या, यूएस ने कब किसकी मदद करी, इज़राइल कहाँ गलत, पैलेस्टाइन कहाँ सही, यही सब है। राइटर बहुत ही मायोपिक सोच वाले लगते हैं। उनके हिसाब से दुनिया के सबसे सारे कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इज़राइल और पैलेस्टाइन में हैं और कहीं नहीं होते हैं। अफ्रीका में जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सब बेकार, अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है उसकी बात भी नहीं की गई। इंडिया की बात 2 बार मेंशन किया गया इंडिया को, बस पूरी किताब में, इतनी मोटी किताब है ये, इसमें सिर्फ 2 बार मेंशन हुआ है। 1962, 1965, 1971 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, इन सब का कोई मेंशन नहीं। इसमें यूएस का क्या रोल रहा है कोई मेंशन नहीं। सिर्फ इज़राइल पैलेस्टाइन, रशिया, क्यूबा, लैटिन अमेरिका, बस। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही संकीर्ण सोच के साथ की किताब लिखी गई है और ऐसा लगता है कि राइटर भी दुनिया को उसी एक हिसाब से देखता है कि जो नॉर्थ और साउथ। एक और बड़ी चीज़ जो इसमें मेंशन करी गई, जो बड़ा आरोप राइटर ने लगाया है, वो ये है कि जितने बड़े कुकर्म यूएस की मूवीज़, यूएस के पॉलिटिशियंस चिल्लाते हैं पुतिन के अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट या तालिबान के अगेंस्ट, इससे ज़्यादा बड़े जघन्य अपराध यूएस पॉलिसीज़, यूएस डिसीजन मेकर्स ने किए हैं अपनी ज़िंदगी में। उनके डिसीजन से लाखों लोगों को मारा गया है। उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, वियतनाम में जितने बम पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं गिराए गए थे, वो सिर्फ वियतनाम में गिरा दिए यूएस ने, सिर्फ वियतनाम में गिराए उसने। तो वियतनाम में इन्होंने पूरे वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध से ज़्यादा बम इन्होंने यूएस ने गिरा दिए। नेपाम और दुनिया भर के केमिकल वेपन्स, एजेंट ऑरेंज से लेकर सब इन्होंने ट्राई किया। अफ़गानिस्तान में इन्होंने रशिया के खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ मुजाहिदीन बनाए और उनसे लड़ाई लड़ी। दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें आप देखोगे कि उसके बीज कहीं ना कहीं या तो यूएस का, अगर यूएस ने नहीं किया तो पहले यूके करके गया है। दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा जो भी युद्ध चल रहे हैं कहीं भी, वो आप या तो यूके, और यूके के बाद जब पावर यूएस के हाथ में पहुंची तो यूएस की करनी में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं है। तीसरी और सबसे नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तीसरी नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि यूएस
कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल दो होते हैं वहाँ, वैसे तो होते कई सारे हैं लेकिन दो प्रमुख हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, ये दोनों पगला गए राइटर के हिसाब से। रिपब्लिकन वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा पगला गए हैं, क्योंकि रिपब्लिकन तो जो सामने समस्याएं दिख रही हैं उनको भी नहीं मानना चाहते हैं, और डेमोक्रेट बोलते कुछ हैं लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो वो वैसे ही नियम कानून और पॉलिसीज लगाते हैं जो कि उन प्रॉब्लम को और बढ़ाएं। जैसे कि क्लाइमेट क्राइसिस यूनाइटेड स्टेट्स में अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का चेता नहीं है, और क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर अभी भी वो सचेत नहीं हुआ है, ना ही उसके वो उल्टा, मतलब सरकारें तो ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि ये तो रियल ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो होता ही नहीं, ये सब गप उड़ाई जा रही है। न्यूक्लियर वॉर, जिसको 1945 के बॉम्ब न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अब तो 70-80 साल से ज़्यादा हो गया है, अब तक तो फिक्स कर लेना चाहिए, लेकिन अभी भी उसी मोड में चल रहे हैं। अभी भी 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार न्यूक्लियर वॉरहेड लोगों के पास पड़े हुए हैं, रशिया और यूएस दोनों के पास बात हो रही है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जिस बात को यूएस घमंड करता था कि हम प्रॉस्परस हैं, हम बराबरी में हैं, बिलीव करते हैं, तो यूएस की जितनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मतलब जितने ज़्यादा अमीरी और जितनी ज़्यादा गरीबी एक देश में मिल सकती है वो यूएस से ज़्यादा कहीं नहीं है। राइटर कहते हैं कि यूएस जो है वो अपनी जो समस्याएं हैं उनको दरकिनार करके ऊट पटांग चीज़ों में पड़ा हुआ है। पॉलिसी डिसीजंस ऐसे बनाते हैं जिससे उनका प्रभुत्व बना रहे, बस पूरी दुनिया पे उनकी बात मान ली जाए, जो वो कह दें, जो उसके अगेंस्ट जाएगा उसके खिलाफ वो युद्ध छेड़ देते हैं। अपने यहाँ जो समस्या है उनको समझने को नहीं तैयार है। अंत में राइटर ये कहते हैं कि आने वाली सदी में यूएस का वर्चस्व आप देखोगे कि क्षीण हो रहा है। चाइना जैसे देश और ऊपर आएंगे और वो सीधी सीधी टक्कर देंगे। राइटर का ये भी कहना है कि यूएस अब तक साउथ चाइना सी को अपना खुद का तालाब समझता था और जब चाहे तब वहाँ घुसाता था। चाइना अब उसके खिलाफ जा रहा है, तो अब चाइना भी उनके लिए गड़बड़ हो गया है कि तुम तो, लेकिन मैं इस बात में राइटर से सहमत नहीं हूँ। और अब मेरी तरफ से इस बुक का रिव्यू ख़त्म हो गया। अब मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ कि जो राइटर ने लिखा है उसके बारे में। तो राइटर, मुझे ऐसा लगता है कि अधकचरा ज्ञान वाला राइटर है। अधकचरा ज्ञान वाला राइटर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये प्रॉब्लम बताते हैं एक तरफा बताते हैं, सारी पूरी किताब में सारी समस्याएं एक तरफा तरीके से, एक तरफा नज़रिए से बताई गई हैं। अगर यूएस क्यूबा में गड़बड़ी फैला रहा है तो आप ये भी तो देखिए कि क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकारें हैं, और कम्युनिस्ट सरकार उनसे कहीं कोई बहुत अच्छी नहीं होती, वो भी वैसी गई गुजरी सरकारें होती हैं। अगर यूएस साउथ चाइना सी में कहता है कि मैं घुस सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा, तो चीन ये क्यों कह रहा है कि अगर आधे से ज़्यादा 90% साउथ चाइना सी हमारा है और जो एक्चुअल में देश है वहाँ उनका कोई हक नहीं उन पर। तो इन्होंने बहुत एक तरफा लिखा है अपनी पूरी किताब में, और एक तरफा बखिया उधेड़ने की कोशिश करी है यूएस की और अपने ही देश के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से लिखना ठीक नहीं होता है। एक बराबरी और बिल्कुल सधा हुआ पक्ष दोनों का रखते हुए आपको लिखना चाहिए। आप सच्चाई बताएं, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि जो लिया गया डिसीजन, अगर हेनरी किसिंजर ने ये कह दिया कि भाई क्यूबा को तो नक्शे से मिटा दो, ग्वाटेमाला को ख़त्म कर दो, तो ये देखिए कि वो क्यों कहा गया है, ऐसा क्या रीज़न। उन्होंने ये तो नहीं कहा हिंदुस्तान को, नई दिल्ली को नक्शे से हटा दो, ये तो नहीं कहा नॉर्वे में या फ्रैंकफर्ट को नक्शे से हटा दो या एम्स्टर्डम को नक्शे से हटा दो। तो आप कोई अगर ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, क्या हेनरी किसिंजर या और दूसरे लोगों ने सही किया गलत किया वो तो बात की बात है, लेकिन अब ये देखो कि वो किए क्यों गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर बहुत अधकचरे ज्ञान के साथ अपनी बात लिखते हैं। इस्लामिक टेररिज्म को लेकर राइटर जो हैं वो पूरी तौर पे ब्लेम यूएस पे डाल देते हैं, ना कि टीचिंग्स पे, कि आखिर जो बंदूक चल रही है आईएस जैसे संगठन, उनके हिसाब से यूएस की देन है। अरे जो मार रहे हैं वो एक दूसरे को ही तो लोग मार रहे हैं, यूएस कौन हथियार दे रहा है सबको यार। अरे जो लोग बंदूक चला रहे हैं वो अपने भाइयों को तो मार रहे हैं, वहीं के लोगों को मार रहे हैं, वो क्यों बंदूक चला रहे हैं भाई। इस पर आप ब्लेम यूएस पे कैसे डाल सकते हैं राइटर, ये मुझे तो नहीं समझ में आया कि आप ब्लेम राइटर पे। ठीक है, माना यूएस सऊदी अरेबिया को ईरान के साथ लड़वा रहा है, या एटलीस्ट एक टेंशन का माहौल रखता है कि ये उसका दोस्त ना हो जाए, तो ये कौन नहीं करता है। एक सुपर पावर तभी बनी रहोगे जब दूसरा कोई तुम्हें चैलेंज ना करे। तो ये तो एक राजा का कर्तव्य है कि हाँ भाई मेरा प्रभुत्व को कोई सीधे आंच ना आए, तो इसलिए मैं दूसरे राजाओं को आपस में लड़वाता रहूँ।
ये कह देना कि ISIS यूएस की देन है, मुझे लगता है कि राइटर का ये बेवकूफ़ी भरा बयान है, इसमें मुझे नहीं लगता है कहीं से सही है। और जिस तरीके से USSR बढ़ रहा था, जगह जगह अपने देशों को और अपने अंदर ले रहा था, यहाँ तक कि भारत में भी बहुत ज़्यादा USSR का हस्तक्षेप रहा है। हम कहने को तटस्थ थे, लेकिन हमारे यहाँ USSR बहुत ज़्यादा निवेश करता था, हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस में हमारे इंटरफेयरिंग्स होती थी USSR की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप US को ये नहीं कह सकते हैं कि जो किया सब गलती किया है। प्लस आप ये देखिए कि जो भी उन्होंने किया उससे उनके यहाँ के लोगों के पास समृद्धता आई, उनके पास पैसा आया। अब वो कहाँ क्यों नहीं आ रहा है, अब वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वो आउटसोर्स किए दे रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का क्या होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो बाकी डिसीजन अभी तक निर्णय लिए गए हैं वो उसमें तो यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा मुझे लगता है कि उसमें लोग पैसे वाले हुए, लोगों के पास खाने पीने का सामान और जीवन को अच्छे से जीने का सारा तरीका उनको मिला, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे पर्सनली यही फील होता है कि अगर उन्होंने डिसीजन गलत भी लिए हैं दक्षिण अमेरिका के लिए, तो उन्होंने अपने देश के लिए कुछ भी गलत नहीं किया। उनको सस्ता तेल चाहिए तो उन्होंने कहा, उनके पास ताकत थी, उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो सऊदी अरेबिया, अगर तुम तेल के दाम घटाओगे तो मेरा तेल महंगा हो जाएगा, तो इसलिए तुम इतने पर रखो ताकि मेरा तेल सस्ता रहे, मेरे यहाँ दिक्कत ना हो। तो ये कौन नहीं करना चाहता? क्या मैं नहीं ऐसे देश में रहना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए ज़्यादा काम करे? क्या मैं नहीं ऐसे देश में रहना चाहता हूँ कि जहाँ पे दुनिया की सारी दवाइयाँ सबसे पहले बने? ये तो सीधी बात है कि आप मतलब ये कह रहे हो कि आपने जो भी किया है वो, अरे भाई US ने कोई ठेका थोड़ी नहीं ले रखा पूरी दुनिया का, वो तो एक राजा है और चूंकि उसके पास इस समय ताकत है तो वो अपनी ताकत का डंडा सब पे चलाए हुए है। वो क्या एक जस्ट राजा है या वो राम राज्य चलाए हुए? ऐसा कुछ भी नहीं है, ना उन्होंने कहा है कि हमने राम राज्य चला रखा है। वो तो कहते ही हैं कि भैया ऐसा है, मेरी बात में US की फिल्म्स, US के पॉलिटिशियंस, US के लोग ये कहते हैं भाई आइदर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी। तो जो देश सोचता ही ऐसे है, या तो मेरे साथ हो नहीं तो मेरे खिलाफ हो, तो वो तो ऐसे बिहेव करेगा ही। इसमें कौन बड़ी सोच, मतलब चौंकने वाली क्या बात है इसमें? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब अमेरिका के लिए तो बेस्ट सेलर हो सकती है, हिंदुस्तान के लिए क्यों है मुझे नहीं मालूम। मुझे क्या करना 50 पन्ने ये पढ़ के कि इजराइल और पैलेस्टाइन में क्या चल रहा है। मेरे शहर हरदोई से बड़ा नहीं है इजराइल, हरदोई से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इजराइल की है, तो मुझे क्या लेना देना कि वहाँ पे क्या हो रहा है। क्यों हिंदुस्तान के बुक स्टोर्स में यहाँ पे ये बिल्कुल सजा के रखी गई थी, मेरे भेजे में नहीं घुसी बात। मैं ये कहूँगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है तो इसे पढ़े, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इस किताब में हिंदुस्तान के बारे में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप, उसके बारे में कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इजराइल, पैलेस्टाइन और दक्षिण अमेरिका और यही सब सुनाई देगा पूरी किताब में, यही, और कुछ है ही नहीं। और आप बैठे बैठे बस गुस्सा होगे कि देखो अच्छा US ने ऐसा कर दिया, ये तो साला है ही गंदा, ये है ही ऐसे, आप बस कोसने बैठोगे उस US को, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ भारतवासी मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों पढ़ूंगा इसे। चूँकि मैं पढ़ने का शौकीन हूँ इसलिए मैंने ख़रीद ली थी, लेकिन भारतीयों के लिए इस किताब में कुछ भी नहीं है। अमरीकियों के लिए इस किताब में बहुत कुछ है, हमारे लिए इस किताब में वो नहीं है। हाँ, जो जिज्ञासु लोग हैं जिनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी कुछ वो बनानी है कि कब किसने क्या बोला, उसके डिसीजन से क्या हुआ, तो वो ये देख सकता है। ये एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा बैलेंस्ड डाइट की तरह होगी कि जिसने बहुत ज़्यादा अमेरिका के राइटरों को या उनके सरकारी वो पढ़ रखे हैं, जो भी उन्होंने बोले हैं, माउथ पीसेस जो सरकार के हैं, तो उसको, उसके विपरीत जो तर्क हैं वो ये इसमें दिए गए। तो आप उसको बैलेंस करने के लिए इसको पढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी पढ़ी जा सकती है, अगर आप पढ़ने बैठोगे 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि सीधे इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि कभी कभार मुझे लगता है कि क्या इन देशों को भारत से कोई लेना देना भी है या नहीं, क्योंकि जो राइटर पूरी किताब में 100 बिलियन का देश है हमारा, 2 बार हिंदुस्तान का नाम लिखा उसने, इंडिया का, तो क्या इस पूरे देश को हम सोच सकते हैं कि इनको हिंदुस्तान से कोई फ़र्क भी पड़ता है नहीं? इनके लिए हिंदुस्तान है भी नहीं दुनिया या नहीं दुनिया में। मुझे नहीं लगता है कि नोम चॉम्स्की को कोई फ़र्क पड़ता है कि कल हिंदुस्तान रहे या ना रहे। उनके हिसाब से तो यहाँ समुद्र हो तब भी सही है। इस लेवल का इग्नोरेंस है इसमें, अनभिज्ञता दिखाई गई है भारत को लेकर इस किताब में।
और जो कि मुझे थोड़ा विचलित भी करी, जिससे मुझे लगा कि कुछ तो भारत के लिए होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। और कहीं अगर ऐसा सच्चाई है तो मुझे ये भी लगता है कि हमारे जो पॉलिसी डिसीजंस हमारे रहे हैं वो अब ऐसे होने चाहिए जो कि उनके यूएस के अंदर हमारी है ना, हमारी आवाज़ पहुंचाएं, उनमें हलचल मचाएं कि देखो भारत ने डिसीजन लिया है, भारत ने ये कर दिया है, ताकि हमारा भी डंका बजे वहाँ पर। ऐसा ना रहे कि अच्छा हम तो कौन हो पता नहीं, हाँ हिंदुस्तानी हैं कोई होंगे, टीका लगाते हैं और ऐसे करते हैं, पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं और फलाना ढिमकाना है, हिंदू रहते हैं वहाँ तो। क्योंकि इस किताब को देख के और इस राइटर को पढ़ के मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे वहाँ के बुद्धिजीवियों में भारत उनके मन मस्तिष्क में है ही नहीं कहीं। वरना अगर होता तो कम से कम इतने 2 पन्ने तो दिए जाते भारत को, इतने भी नहीं है, 2 शब्द लिखे हैं, 2 बार हिंदुस्तान का नाम आया है बस पूरी किताब में। तो अट्रैक्शन तो बहुत हुआ था जब इसको देखा था वो पढ़ने के लिए, हाँ भाई, लेकिन तब समझ में आया कि देखो हिंदुस्तान तो कहीं असर ही नहीं दिखाता है, कहीं कुछ मतलब वही नहीं है कि हम हैं या नहीं। और इसी के साथ मैं अपना भी रिव्यू ख़त्म करता हूँ। अब जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले, बहुत महंगी किताब नहीं है ना। नेक्स्ट अगली किताब का मैंने चयन कर लिया है, मैं जल्दी उसका इंट्रो भी डालूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है उसको भी देखेंगे और उसके रिव्यू का भी वेट करेंगे।